नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं जयंत जिज्ञासु जी। विपक्ष लगातार जब भी तेजस्वी सरकार में आते हैं या लालू प्रसाद जी की राजद सरकार में आती है ना, जो विपक्ष में एनडीए आती है, कोई पार्टी आती है ना, वो जंगल राज का एक बड़ा ही गजब का शिगुफा होता है। तो जंगल राज कह देते हैं। जंगल राज आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, ये तो जब भी जनता का राज होगा, सबाल्टर्न का राज होगा, दबे कुचलों का राज होगा, तो जो वर्षों से शासन सत्ता में हैं वो असहज हो जाते हैं। और ये मानव स्वभाव का हिस्सा है मानव स्वभाव का हिस्सा। कि वो जब जो जिस जिस काम को आप 10 साल से कर रहे हैं, वह काम करने का मौका हमको जनता दे दे, तो आप मेरे खिलाफ अगर अच्छे आदमी नहीं हैं तो तरह तरह की बातें, सेल्फ मेड बातें करेंगे। जो सच नहीं है वह उसको भी नमक हल्दी मिर्च लगा के आप परोसेंगे। ये तो कोई बताता नहीं कि 28 अगड़ी जाति के एमएलए जीत के आए थे और कुछ एमएलसी भी मान लीजिए, तो 28 में 18 को लालू प्रसाद जी ने अगड़े समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया था। 63 पिछड़े अति पिछड़े समाज के एमएलए थे, उनमें 31 को मंत्री बनाया। पहली बार ऐसा हुआ। मैं ढूंढे नहीं मिलता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इन तबकों के लोग। 22 में 11 लोगों को, मैंने दलितों को मंत्री बनाया। 2 आदिवासी जीत के आए, दोनों को बनाया। 12 शायद मुसलमान थे, उसमें 8 को मंत्री बनाया। कुशवाहा समाज में बड़े पैमाने पर उन्होंने मंत्री बनाया था। तो ये बातें कौन ले जाएगा कि भाई अगर वो जंगल राज कहने वाले लोग कौन थे, अदालत की एक टिप्पणी थी, उसी को लेके अब तक चलता आ रहा है। किस बात का जंगल राज भाई? जहाँ दबे कुचलों की अस्मिता की हिफाजत हो, जहाँ उनके मान सम्मान हक हुकूक की रक्षा हो, उसको आप कैसे जंगल राज कह देंगे? और दूसरा कि जो ग्रोथ रेट था उस वक्त का, वो तो एक अंकलेश्वरैया है, स्वामीनाथन, ये मणिशंकर अय्यर के भाई, उनका एक आर्टिकल है, लालू प्रसाद यादव बीट्स नेहरू हॉलो, और उसमें वो यही सब डेटा दिखाते हैं कि कैसे एक दशक में लालू जी राबड़ी जी के समय में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बढ़ी, कैसे फीमेल फिटिसाइड घटा, बाकी देश के बाकी किसी भी हिस्से से कम यहाँ होता था, कैसे नेहरू जी और इंदिरा जी के ज़माने में जो ग्रोथ रेट था उससे ज़्यादा बिहार में लालू प्रसाद जी के समय में था। तो इसको कैसे ठप विकास का दौर आप कहेंगे? लेकिन लोगों ने ये फैला दिया। लालू प्रसाद जी के काम काज करने की अपनी एक अलहदा शैली थी। स्वच्छता अभियान अब कोई नरेंद्र मोदी जी का है? ये तो वो टैंकर ले जाके दबे कुचले लोगों के बच्चों को पहले उसको नहलवाना धुलवाना, उसके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस पैदा करना, वो जब स्कूल जाए तो बाकी बच्चों के आगे वो हीन भावना के शिकार ना हो। तो आत्महीनता से निकाला, आत्मबल दिया। ये कोई बहुत मामूली बात नहीं थी। सिर्फ रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति ही क्रांति नहीं थी। बिहार में इस तरह सामाजिक का भी जो क्रांति। साइलेंट रेवोल्यूशन था, मौन क्रांति, उसका असर लंबे समय तक महसूस किया जा सकेगा। और आज हम जैसे लोग अगर किसी संस्थान में पहुंच पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो वो उस आत्मविश्वास की भी देन है, जहां हमारे माता पिता जो हैं ये ख्वाब देख पाए कि हम अगर वहां नहीं पहुंचे तो हमारे बच्चे पहुंचे। और मैं बहुत निजी एक जानकारी आपको इसलिए साझा करना चाहता हूं कि 1-2 दिन पहले ही टीचर्स की जो बहाली के लिए जो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसको बीपीएससी ने लिया, मैंने पहली दफ़े बीपीएससी ने इम्तहान लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की 94 में 25,000 शिक्षकों की। उसके बाद फिर राबड़ी जी के समय में भी कुछ, फिर कोर्ट में चला गया कुछ मामला। लेकिन लालू प्रसाद जी यही तो कहते थे कि भाई पहली से लेके 8वीं तक को पढ़ाना है, 7वीं तक को पढ़ाना है, 5वीं तक को पढ़ाना है, या 10वीं तक को पढ़ाना है, तो भाई ट्रेंड टीचर ही क्यों चाहिए, हम ट्रेनिंग करवा लेंगे। लेकिन जो मिनिमम हम टेस्ट लेना चाहते हैं, उसको, उस परीक्षा में बैठने से आप क्यों घबराते हो? उन्हीं शिक्षकों की बदौलत अभी तक स्कूल चल रहे थे। तो क्वालिटी कौन इंश्योर कर रहा है? तेजस्वी जी ने भी यही तो कहा और परीक्षा ली। और आप देखिएगा इसमें बहुत
चुनिंदा लोग शिक्षक बनेंगे और जो अंधकार में मुस्तकबिल हो रहा था बच्चों का, वो फिर से पटरी पर आ जाएगा। तो मेरे पिताजी भी 94 के ही बहाल शिक्षक रहे, रिटायर हो गए। और अभी तो घर घर आप पूरे कोसी में चले जाइए, सीमांचल मगध में चले जाइए, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां एक शिक्षक ना हो। एक शिक्षक ना हो। और क्या क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या पिछड़े, क्या अकलियत, क्या अगड़े, क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार, हर कोई दुआ दे रहा है तेजस्वी जी को। हर कोई कह रहा है कि सरकार ने ये अच्छा काम किया है, नीतीश जी की अगुवाई में जो कुछ भी हुआ है ये तेजस्वी जी का था। ये ख्वाब कि हम पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, इस तरह की सरकार लाएंगे, तो वो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि मंडल का यही ध्येय था कि हम क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करें, हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बच्चों को आकर्षित कर सके। तो मंडल 2 जो 27% आरक्षण यूपीए 1 में दिया गया, अर्जुन सिंह जी के दस्तखत से हुआ, लेकिन हमारी पार्टी उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी सरकार में शामिल, तो लालू प्रसाद जी की वहां भी भूमिका थी। तो मुझे लगता है कि यही है, उसमें कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे तो अब नहीं फैला सकेंगे वो, नहीं फैला सकें जी। और सबको उसका लाभ मिल रहा है। भाई कमंडल से क्या मतलब है कि फिरका परस्त ताकत हावी ना हो, समाज में दंगा फसाद ना हो, समाज में शांति रहे तो खुशहाली रहे, लोग ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे, ये तो सबके हक में है। जिसको सिर्फ वही लोग डिरेल करना चाहते हैं जो वायलेंस के जरिए, हेट्रेड के जरिए शासन सत्ता मानना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावे उनको और कोई मेथड नहीं पता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा। नहीं, वो वही सच्चाई है, जब जब ये आते हैं यही करते हैं। अच्छा, लालू जी आरएसएस पर इतने गर्म क्यों रहते हैं? क्योंकि जन्म से ही उनका उनका अपना कमिटमेंट है कि सोसाइटी में कोई डिवीजन हम नहीं होने देंगे, और जहां अन्याय होगा वहां लालू प्रसाद जी दिखाई पड़ेंगे आपको। वो उठ खड़े होंगे, मजलूमों के हक में आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए कभी मतलब पता नहीं कैसे क्या उनके अंदर की क्या बनावट है कि वो इस पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। सरकार में रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं किया। तो इसलिए इतिहास उनका एक अलग तरीके से मूल्यांकन करेगा और कर रहा है। इतिहास के वर्तमान में भी जो लोग उनके धुर विरोधी थे आज की तारीख में वो भी कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग कि नहीं, इतना सताए जाने के बाद तो आदमी नहीं रहे। नहीं नहीं कर पाता है। लेकिन जान रहे जाए, लेकिन जो कहते हैं ना कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। तो वो उसको जिया है उन्होंने। अच्छा, इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन को लेकर नहीं, ये तो विपक्षी दलों को इकट्ठा करने की मुहिम लंबे समय से चल रही थी, और लालू प्रसाद जी उसके प्रमुख सूत्रधारों में से एक है। 17 में भी उन्होंने लगभग सारे अपोजिशन पार्टीज को बुलाया था पटना गांधी मैदान में, भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली की थी। और लगातार उनका प्रयास रहता है कि सब एक मंच पर आ जाएं। तेजस्वी जी उसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, और नीतीश जी ने भी इस पहल को बहुत मजबूती प्रदान की। और कुछ इशूज जो हम लोगों के राजनीति को डिफाइन करते हैं, जैसे कास्ट सेंसस हो गया, सोशल जस्टिस का मामला हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, इन सब पर सभी दलों के अंदर एक एका बने, इसके लिए भी माननीय तेजस्वी जी ने बहुत प्रयास किया। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कास्ट सेंसस को लेकर बहुत सकारात्मक रुख अपनाई हुई है। कोटे के अंदर, कोटे में भी जो स्टैंड है वो कमोबेश एक ही है इंडिया अलायंस के घटकों का। तो मैं समझता हूँ कि सारी बातों को उप मुख्यमंत्री जी जनता के हक में समझते ही नहीं हैं, बाकी लोगों को समझाने और आश्वस्त करने का भी सलीका रखते हैं। और इंडिया गठबंधन जो है बड़ी तेजी से एक समन्वय बिठाकर पूरे देश भर में इन ताकतों के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उसकी जीत भी होगी।
अच्छा, 2024 में जो लोकसभा होगी, उस लोकसभा में वोटर के माइंडसेट क्लियर दिखते हैं कि जो इंडिया की तरफ हैं वो इंडिया की ओर हैं, जो खास करके जो एनडीए की तरफ है उनका वोटर का माइंडसेट क्लियर दिखता है। लेकिन जो सबसे बड़ा तबके की लड़ाई है वो है ओबीसी वोट बैंक पे सींध मारी। मोदी जी भी ओबीसी, लालू नीतीश जी भी ओबीसी, इसको लेकर क्या हो? नहीं, मोदी जी तो सरकार में आने के बाद ओबीसी बने, खुद को बना लिया ओबीसी सरकार में आने के बाद ये कैसे? खुद से ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अपनी जाति को उस लिस्ट में डलवा दिया, ओबीसी की लिस्ट में। उसके पहले नहीं थे वो ओबीसी। उनकी जाति, जिस जाति में वो पैदा हुए, वो जन्मजात ओबीसी नहीं है। वो जन्मजात ओबीसी हाँ, नहीं है। वो माने मानव निर्मित ओबीसी है, माने खुद से बनाए स्वनिर्मित ओबीसी है ना, स्वघोषित और स्वनिर्मित। लेकिन जन्म का दर्द उन्होंने नहीं झेला, पिछड़ा होने का दर्द क्या होता है वो उन्होंने नहीं झेला। उन तो इसलिए उन वो ओबीसी की बात करना, ओबीसी से वोट ले लेना और सारा काम ओबीसी के खिलाफ करना। अभी वो गिना रहे हैं कि हमारे मंत्री परिषद में इतने लोग ओबीसी, इतने लोग ये। अरे काम क्या कर रहे हैं वो तो नाम के ओबीसी को बिठा रखा है आपने कि कोई कुछ तो कहता नहीं आपसे कि भाई क्यों आप जो है शरारत कर रहे हैं, क्यों फंड कट कर दिया आपने यूनिवर्सिटीज में, तो ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। और कैसे कैसे शिक्षकों की बहाली आप कर रहे हो। जब सारे सार्वजनिक उपक्रमों को आप बेच ही दोगे निजी हाथों में, तो ओबीसी के लोग कहाँ पर जाके नौकरी करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? कुछ तो आपने छोड़ा नहीं। पुरखों ने जो जो बनाया, अर्जित किया, किसी किसी को मिला के ओवरटेक उसको एक तरह से अपने पास रखा, उन सारी चीज़ों को आप एक तरह से जो टेक ओवर सरकार ने किया था उसको अब निजी हाथों में आप दे रहे हैं। तो कौन सा ओबीसी का हित आप साध रहे हैं? लेकिन जनता के बीच आप इस तरह का वातावरण बनाते हैं, लेकिन जनता उसमें कब तक? अब तो सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी दर इतिहास में सबसे ज्यादा अभी है। तो जब ओबीसी की का पॉपुलेशन 63-64% है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार भी तो वही लोग होंगे। तो क्या इसके खिलाफ लोग जाके वोट नहीं करेंगे? तो आप जो कह रहे हैं कि वो वोटर्स इकट्ठे हैं, जो उनको देने वाले हैं उनको दे रहे हैं, इनको देने वाले हैं इनको दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी के नुमाइंदे हैं। लेकिन वो तो एक दो बार काठ की हांडी चढ़ चुकी, अब और नहीं चढ़ेगी। और इस कास्ट बेस्ड सर्वे ने तो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। अभी सेशन होगा शुरू, जब बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होगा बिहार विधानसभा का, तो आपको पता चल जाएगा कि जब ले होगी वह रिपोर्ट और उस पर बहस होगी और सबकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति सामने आ जाएगी, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यही स्थिति लगभग बाकी सूबे में भी कमोबेश, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पिछड़ों की आबादी लगभग यही है हर जगह, और उनकी स्थितियों में भी कोई बहुत फर्क नहीं है। तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो एक जमात के रूप में तो इकट्ठा है ही, लेकिन हम लोग तो ए टू जेड की राजनीति जो कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका यही, पहले भी यही कर रहे थे लालू जी, लेकिन दुष्प्रचारित कुछ और कर दिया। और तेजस्वी जी बहुत सतर्कता के साथ इसी काम को एक कायदे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका तो यही है ना कि भाई ए का कुछ जाएगा नहीं, जेड के पास कुछ आएगा। तो हम तो किसी का नुकसान कर नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जेड अगर बीमार है तो ए भी संक्रमित होगा। इसलिए जेड का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। कुपोषण का शिकार है समाज का एक हिस्सा। सब सेहतमंद हों तभी बाकी हिस्से भी और उन्नति कर सकेंगे। तो इस बात को तो समझना ही चाहिए, नहीं तो फिर समाज का क्या मतलब है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयंत जिज्ञासु जी। बहरहाल, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।